सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, कक्षा है आपकी 8वीं और डेट है 9 नवंबर। तो बच्चों हमने पढ़ा था कंपनी का फैलता शासन। उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, ठीक है, मीर जाफर ने धोखा दिया था, ये भी हमने देखा। अंग्रेजों को बस एक पपेट चाहिए था, एक राजा नहीं चाहिए था, एक कठपुतली चाहिए थी जो उनके हाथों पे नाच सके और जो भी वो कहे वो मान सके। ऐसे ही रूलर को वो राज्य पर गद्दी पर बिठाना चाहते थे। फिर बक्सर की लड़ाई के बाद जो होता है, भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था तैनात कर दिए गए। यानी कि अभी तो देखो वो आए थे सिर्फ व्यापार करने। मान लो आपके गांव में या आपके शहर में या आपके इसमें कोई लोग व्यापार करने आते हैं, वो हमारे देश के भी नहीं है, हमारे शहर के भी नहीं है, लेकिन आके फिर वो लोग हम पर हमारे ही राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये कितना आप कह सकते हैं कि वहां के जो शासक थे उन लोगों के अंदर कितनी कमी रही होगी। इस चीज को देखा जाए तो उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। किनका? रेजिडेंट का। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामले में दखल देने लगी। जो भारतीय राज्यों के जो इवन जो अधिकारी थे, अगला राजा कौन बनेगा, किसको पद पर बिठाया जाएगा, ये तक एक और हथियार का इस्तेमाल किया जिसका नाम था सहायक संधि। अब सहायक संधि क्या होती है? जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। सहायक संधि से उन्होंने क्या किया कि अगर आप लोग इस सहायक संधि यानी कि हम आपकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा मिलती थी, लेकिन वो अपनी इस जो ये सहायक सेना जो थी इसके रख रखाव के जो पैसे थे वो शासक को देने पड़ते थे, और शासक नहीं दे पाता था तो उनका जो इलाका होता था कंपनी कब्जा लेती थी। उदाहरण के लिए रिचर्ड वेंजली गवर्नर जनरल था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। अब तक तो चलो ये सहायक संधि से या फिर अपने रेजिडेंट अपॉइंट करके ही काम चला रहे थे, लेकिन अब ये सीधे लड़ाई में ही आ जाते हैं। ठीक है, इनके साथ मैसूर इनके हैदर अली के साथ इनकी लड़ाई होती है, मराठों से इनकी लड़ाई होती है। तो ये देखो कि हमारे देश में बाहर के लोग सेना बना के खुद लड़ रहे हैं। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद इन्होंने शक्ति इकट्ठी कर ली थी। तो जब कंपनी अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर, जब भी उसको अपने लगता था कि भाई हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हमें जो मिल चुके हैं और जो आर्थिक हित हमें मिल गए हैं, अगर उनके प्रति उनको कोई खतरा लगता, कोई कमी आने का, तो सैनिक टकराव होने लगता। तो इसी तरीके से हैदर अली का एग्जाम्पल लेते हैं। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मैसूर मालाबार तट में था जहां से कंपनी काली मिर्च इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी से काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। अब उनका तो व्यापार ही मतलब मेन तो यही था कि वो यहाँ से चीजें सस्ती खरीदते थे, बाहर ले जाके बेचते थे। तो इस चीज से और सुल्तान ने फ्रांसीसियों से भी अपने जो घनिष्ठ संबंध बढ़ा लिए थे। उनकी मदद से उन्होंने सेना का अधिकरण कर लिया, आधुनिकरण। यानी आधुनिकरण का मतलब होता है बेटा कि नए नए हथियारों का अपनी सेना में इस्तेमाल करना। ठीक है, आधुनिकरण यानी कि चीजों को नया कर देना। अब सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज जो थे आग बबूला हो चुके थे, तो उन्होंने मैसूर के साथ लड़ाई की। और सिर्फ एक लड़ाई नहीं हुई, 1767 में स्टार्ट हुई और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद बंद हुई। श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान जो थे वो मारे गए। मैसूर का राजकाज जो पुराने राजवंश थे उनके हाथों में दे दिया गया। अंग्रेजों की एक खासियत थी, मतलब शुरू में ये लोग कभी भी डायरेक्ट खुद गद्दी पर नहीं बैठते थे, किसी न किसी अपने ही मतलब इंडिया के ही राज्यों को बिठाते थे देश पे, क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना बाहर के। आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने में सोचने लगी, क्योंकि मराठा एक बड़ी पावर थी। तो दिया जाए तो फिर तो इंडिया अपना ही है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया था। इन राज्यों की जो बागडोर थी सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशियों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल कॉन्फेडरेसी कह सकते हो, जिसे पेशवा नियंत्रित करते। सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद कई योद्धाओं के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 1782 में सैलाबाई की संधि होती है
जिसमें कोई निर्णायक पक्ष नहीं होता कि कौन जीतता है, इस बात का डिसीजन नहीं हो पाता है। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली स्थित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। फिर 1817 से 19 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठा की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। तो जो पर्सन स्ट्रॉन्ग थे उनको भी मतलब पेंशन पे डाल देते हैं। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित भूभाग पर कंपनी का ही सारा नियंत्रण हो गया था। तो अब करेंगे क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? सहायक संधि के तहत जो रियासतें इस संधि को मान लेती थी उसके पास अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। कंपनी के द्वारा उसे सुरक्षा मिलती थी तथा सहायक सेना के रखरखाव के रकम भी अदा करनी पड़ती थी। ठीक है, जो भारतीय शासक रकम नहीं दे पाते थे, कंपनी उनकी रियासत पर कब्जा कर लेती थी। तो देखो कैसे इन लोगों ने अपना आय तो व्यापार करने थे, व्यापार की परमिशन भी ले रहे थे, लेकिन अब ये खुद ही राजा बनकर बैठ गए। अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए? टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची से निर्यात को रोक दिया। स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी जो सेना थी उसका आधुनिकीकरण कर दिया। और इन सब बातों से जो अंग्रेज हैं उनको गुस्सा आ जाता है और उनके व्यापार में प्रॉब्लम आती है, तो वो टीपू सुल्तान से आग बबूला थे। इस लड़ाई में श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान की मतलब यही पूछा है ना कि मतलब क्या रीजन थे कि इनके बीच में लड़ाई होती है और फिर इसका परिणाम क्या होता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों ने मैसूर के राज्य को वोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया था। आई नो कि आज आप लोगों के थोड़े आंसर बड़े हो गए हैं, बट इससे छोटे आंसर मेरे को मैं लिखवा नहीं सकती थी क्योंकि आंसर फिर पूरा नहीं लिखा जाता। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे? ये संघ किस प्रकार से शासित थे? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले मराठा संघ के प्रमुख राजवंश थे। ये संघ पेशवा के द्वारा शासित होता था, जो कि इस संघ का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को अपने अधीन करने के लिए सीधी लड़ाई का रास्ता अपनाया, जिसके तहत तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों को हरा दिया और इनके द्वारा नियंत्रित भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया। तो बच्चों